नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश रक्षा क्षेत्र में कई बड़े बड़े सौदों पर मुहर लगाने की तैयारी में हैं। इसमें सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के दूसरे ओवरहॉलिंग यानी कि मरम्मत और सुधार का प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय बेड़े को R-37 मिसाइलों से लैस करने की बात भी होगी, जो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बैठे दुश्मनों को निशाना बना सकती है। और इतना ही नहीं, S-400 और S-500 जैसी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम और वर्बा जैसी बहुत कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बातचीत होनी है। यानी कि पुतिन भारत के लिए सुरक्षा कवच लेकर आए हैं और लगातार सुबह से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो भारत और रूस के बीच की दोस्ती है वो लगातार निरंतर बदल रही है। पहले मजबूत जो दोस्ती इन दोनों देशों के बीच में थी और जो भी यहाँ पर चीजें देखने को मिल पाती थी वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो चुकी है और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो देखिए, दोस्ती का नया दौर शुरू हो चुका है, जहां पर कच्चे तेल का सौदा S-400, 500 मिसाइल जैसी अहम खरीद इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते पर दोनों के बीच चर्चा की संभावना भी जताई जा रही है। व्लादिमीर पुतिन का आखिरी दौरा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था और अब जाकर जब पुतिन एक बार फिर से भारत की सरजमीन पर आए हैं तो हर किसी को इंतजार है कि किसी तरह की कोई बड़ी सौगात तो जरूर देंगे। अब ऐसे में इंतजार हर किसी को महज अब इस चीज का किया जा रहा है जो पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी और इस वार्ता के दौरान बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। कांग्रेस कम से कम परंपराओं और मर्यादा की बात तो ना ही कहे तो ठीक है। इतने मौके हैं जिनको इतिहास में गिनाया जा सकता है जब कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने परंपराओं को, मर्यादाओं को तार-तार किया है, तो उनके मुंह से मर्यादा और परंपरा की बात शोभा नहीं देती। तो सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में किस तरह की तैयारी रही है। तो रूस का जो योगदान हो सकता है वो डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि रूस ने शुरू से ही डिफेंस में इन्वेस्टमेंट बहुत किया, एडवांसमेंट उनका बहुत रहा है। और दूसरी बात है कि जो सस्ता तेल ले रहे थे रूस से, वो तो अमेरिका के डांट पर खरीदना बंद कर दिया। तो अमेरिका फिर डांट देगा तो फिर कोई संधि भी होगी। अगर अमेरिका को लाभदायक या अमेरिका उचित नहीं समझेगा तो मोदी जी तो तोड़ देंगे। मित्रता और अपने व्यापार को ख़त्म ना करें। हमारी एक लंबी दूरी है और जिसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत की सरकार के साथ पूरी की पूरा विपक्ष भी खड़ा है इस मामले में। हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हुए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। अखिल पाराशर जी हमारे साथ बने हुए हैं जो कि बीजिंग से पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जर्मनी से लाइव बने हुए हैं हमारे साथ पत्रकार विवेक रूसिया सुकून जी। आप चारों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत टीपी त्यागी जी मैं आप ही के साथ करूंगी। अब पुतिन और पीएम मोदी की जो द्विपक्षीय वार्ता होगी सर, उसका तो इंतजार हम कर ही रहे हैं और हम बखूबी जानते हैं कि भारत के लिए भी और रूस के लिए भी कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन सर, इस बीच मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि पुतिन की इस यात्रा का भारत रूस सहयोग पर सबसे बड़ा असर क्या देखने को मिलेगा? देखिए, असर तो बहुत देखने को मिलेंगे। आप ही ने खुद बताया S-400, S-500 जिसका कोई समानांतर नहीं, सुखोई 57, ये सब तो डिफेंस डील में हो गए। उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो ब्रह्मोस मिसाइल को इसलिए चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया था क्योंकि उसकी गति ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना थी। अब उसको 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और उसका रेंज 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर किया जा रहा है। रूस और इंडिया मिलकर करेंगे। कल्पना कीजिए कि फिर उसका कोई जोड़ नहीं होगा। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेन पॉइंट जो है वो ये है पेमेंट सिस्टम। अभी तक
दुनिया के सारे देश अमेरिका का जो स्विफ्ट सिस्टम है, जी जिसमें डॉलर की दादागिरी रहती है, उसको डी डॉलराइजेशन करने के लिए ब्रिक्स की मीटिंग से शुरुआत हुई थी। और अब रशिया ने और इंडिया ने, रशिया ने अपना SPFS सिस्टम और इंडिया ने अपना UPI सिस्टम इंटीग्रेट कर लिया है। हम रूबल में और रुपए में एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे। और ऐसा अगर और देशों ने भी शुरू कर दिया तो जो अमेरिका का एक डंडा लटका रहता था, कैटासा, यानी के काउंटर अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, उस एक्ट के अंतर्गत जो कोई ईरान से, नॉर्थ कोरिया से या रशिया से देश सामान खरीदेगा, उसके ऊपर वो टैक्स लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। वो रेजिलियंस आ जाएगी कि उसका अब बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक पॉइंट। और सबसे बड़ा एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि केवल हिंदुस्तान है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया भी गए, यूक्रेन भी गए। जब मौका आया तो उन्होंने बूचा में जो नरसंहार हुआ था उसकी खिलाफत भी की, उसका मजम्मत की। उन्होंने ये भी कहा रशिया के प्रेसिडेंट को कि ये युद्ध का समय नहीं, ये डायलॉग और डेमोक्रेसी का समय है। उन्होंने ये भी कहा कि समाधान युद्ध के मैदान से नहीं, पीस टॉक से निकलेगा। यानी अमेरिका के ऊपर ना यूक्रेन यकीन करता, ना रशिया यकीन करता। और उधर हिंदुस्तान के ऊपर रशिया यकीन तो करता ही है, यूक्रेन भी यकीन करता है। और यूरोप पे पोलैंड ने ये कहा है कि पुतिन मोदी की बात मानते हैं। लिहाजा क्या बिल्कुल ये नहीं समझा जा सकता कि अब अगर ये पीस समझौता हो गया रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो फिर नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप के बजाय निश्चित तौर मोदी पर को मिलना चाहिए। ये भी तो हो सकता है। बहरहाल ये बहुत पहले से बातचीत चल रही है। आदमी को आगे का सोचना होता है। जो डिसीजन है वो तो कल रात ले लिए गए होंगे, अब तो औपचारिक कुछ चीजों के बिल्कुल ऊपर संधि होनी बाकी है। निश्चित तौर पर आपकी बात से सहमत और आपने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र भी किया, उसको मैं आगे बढ़ाते हुए कमांडर भूषण दीवानची आपके पास आते हुए, सर चूंकि देखिए अब जब दो दिग्गजों की मुलाकात हो रही है भारत की सरजमी पर, तो उस दौरान हर किसी की, पूरे विश्व भर की नजरें टिकी हुई है। लेकिन 3 देश ऐसे हैं जहां सभी को मालूम है कि खलबली की स्थिति है। लेकिन अब भारत और रूस का जो ये इक्वेशन है, इसे आप कैसे देखते हैं? आने वाले समय में ये विश्व भर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर डालेगा? रूस जो है भारत के साथ पूरे दिल से खुल के नहीं आने वाला है। ऑप्टिक्स ठीक है और जो बातें हो रही हैं, क्योंकि रूस ये चाहता है कि हम भारत को, जैसे ब्राह्मोस बनी, ब्राह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन बनाए भारत के साथ। रूस ने S-500 के लिए तो कहा अभी नहीं, और रूस तो दे रहा है, कुछ कुछ दे रहा है, कुछ न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्रा 3 10 साल के लिए फिर से लीज में आने वाली है 2027-28 में। और हमने R-37 एयर टू एयर मिसाइल की बात भी हुई है। पर फिर भी रूस ये चाहता है, ये सोचता है कि हम जो हैं अमेरिका की तरफ ना जाएं। तो उसके चलते, और वो एक और, पर इस पे एक और पेच भी है। देखिए ब्रिक्स, रूस और चाइना भी पार्टनर हैं, पर कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हमारा पार्टनर जैसे चाइना है रूस के लिए वो बिग ब्रदर हो। GDP में चाइना कितना आगे है? चाइना का एक्सपोर्ट जो है रशिया को $130 बिलियन है, इंपोर्ट भी उतना है, एक्सपोर्ट भी उतना है। तो रशिया क्या चाहता है? इंडिया से एक्सपोर्ट $4.5-5 बिलियन है, और इंडिया जो रशिया से लेता है $65 बिलियन। तो रशिया चाहता है कि हम इंडिया को बढ़ाएं, ताकि बहुत बड़ा सारा डिपेंडेंस रशिया का चाइना पे ना हो। तो कई चीजें हैं, पर मेन चीज उनको ये दिख रही है, जो हम सुखोई 57 भी चाह रहे हैं, और जो हम चाह रहे हैं R-37 मिसाइल भी चाह रहे हैं। बिल्कुल। और बड़ी बात, ट्रेड में बड़ा स्कोप है जो रशिया भी चाहता है। और तीसरी बात, न्यूक्लियर पावर प्लांट में रशिया का बड़ा अच्छा हाथ है। SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, रशिया ने इजाद किए हैं। एक यूनिट चाइना को भी दिया है 2 साल पहले, ऑनलाइन हो गया है। तो वो उसमें बड़ा स्कोप है, क्योंकि इंडिया के लिए न्यूक्लियर पावर जो है, जो नॉन फॉसिल, नॉन पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल है, न्यूक्लियर पावर है, उस पर हमारा बड़ा जोर है। और एक बड़ी भारी चीज और है, जो रशिया के अंदर लेबर शॉर्टेज बहुत है। आपको मालूम है यूरोप में, रशिया में डिंक क्या होता है? डबल इनकम, नो किड, बच्चे नहीं है, फर्टिलिटी रेट कम है, पॉपुलेशन कम हो रही है, रशिया के भी यूरोप की उदाहरण के तौर पे। रशिया में
तो वो उनके पास जो है मैन पावर, कोविड में भी काफी डेथ हुई, जी। वॉर भी चल रहा है, और उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से मैन पावर काफी 2.5 लाख 1.5 लाख जाते थे वहां काम करने। हाँ। वहां को टेररिज्म काम किया उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ बांग्लादेश की आके करते हैं। तो अब रशिया चाहता है कि इंडिया से कम 1 मिलियन आदमी ले जाएं। देखिए ठीक है। आज तक डायस्पोरा जो कहते हैं गल्फ में है, हाँ। यूएसए में है, पर रशिया भी चाहता है हमारा मैन पावर जाए। तो ये बड़ा स्कोप है इसके अंदर, क्योंकि जो मैन पावर हमारा जाता है, अर्निंग तो एक बात है, एक बात और देखिए, उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान कम भी किस लिए हुए हैं, क्योंकि रूबल गिर गया है, रूबल की वैल्यू गिर गई है, बिल्कुल। आज भी रूबल 1 रुपए के बराबर है। तो कितना अर्निंग होगी अलग बात है, पर जब हमारे मैन पावर जाएगी तो उसके बाद एक नॉलेज भी लेके आते हैं। और ये सब चीज होने के नाते ठीक रशिया है। वेट एंड वॉच कर रहा है, फुल स्केल नहीं जा रहा है। हालांकि उनको समझना है ब्राह्मोस जो है, जो पिलानी में और जगह बनती है इंडिया में, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी इंडियन ब्रेन काम में आया है। ठीक और है। अभी इंडिया चाहता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देखिए मौका भी है दस्तूर भी है, मतलब टैरिफ बढ़ा दिया ट्रंप ने। हमारा $80 बिलियन एक्सपोर्ट है अमेरिका को, और $40 बिलियन इंपोर्ट है। हम कमा रहे हैं अमेरिका से, पर टैरिफ बढ़ा दिया तो तकलीफ हो रही है। हम चाहते हैं हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हमारे जेम्स, हमारे फार्मास्यूटिकल, ये रशिया हमसे ले। तो इसके लिए अगर बात बनती है बढ़े, तो ये प्रगाढ़ हो जाते रिश्ते। ठीक है तो सर। ये होगा, देखिए क्या होता है। ठीक है। विवेक रूसिया जी, आपके पास आते हुए सर, यूरोप में इस दौरे को कैसे देखा जा रहा है? जी धन्यवाद। जहां तक यूरोप की बात है तो यूरोप की इस दौरे पर बहुत ही पैनी नजर है, खास तौर से जब से ये यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू हुआ है तब से भारत लगातार रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है और बिल्कुल। व्यापारिक रिलेशन बनाए हुए है। और विगत समय पे हमने देखा भी था कि एक बार जब हमारे माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब यहाँ आए थे, तब यूरोप ने उनको नसीहत देने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे विदेश मंत्री जी ने उन्होंने स्पष्ट बताया था कि यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर निकलना है दैट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम बट यूरोप्स प्रॉब्लम आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। तो यूरोप इसको बहुत नजदीकी से देख रहा है कि किस तरह से रशिया और भारत एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि यह पूरे विश्व को क्लियर है कि भारत अपने टर्म्स पे आगे बढ़ रहा है और अपने देश के हित को देखते हुए सारे निर्णय ले रहा है। यहाँ पे मेरी अभी चर्चा हो रही थी, यहाँ के एक बड़े अधिकारी हैं उनसे, तो उनका भी मैंने देखा जो व्यू है वो भारत के प्रति बदला हुआ दिखा। आज से जी। 5 साल पहले जिस तरह या 10 साल पहले जो व्यू था वो अब बहुत बदल गया है, और लोग यहाँ भी ये कहने लगे हैं कि भारत एक सेल्फ स्टैंडिंग नेशन है और इसको दबाया नहीं जा सकता है। तो ठीक है, लोग इस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये सभी को पता है आज की डेट में कि भारत निर्णय जो भी लेगा वो अपने बिल्कुल। हितों को ध्यान में लेकर लेगा। निश्चित तौर पर, और हमने निरंतर इस चीज को देखा भी है कि किस तरह से भारत की दिशा और दशा बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर नजर आई है। भारत जो पहले कभी कमजोर हुआ करता था, हालांकि उतना कमजोर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र में भी कमजोर था, लेकिन अब भारत उतनी मजबूती के साथ, अब लोग सुन रहे हैं, दूसरे विश्व यहाँ पर सुन रहा है भारत की आवाज को। ऐसे में आपके पास आते हुए अखिल पारेशर जी, चूंकि सर देखिए, निश्चित तौर पर चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ये 3 ऐसे देश हैं जिनकी विशेष और पैनी नजर यहां पर टिकी हुई है। लेकिन आपसे ये समझने की कोशिश, चीन में पुतिन के भारत दौरे को किस नजर से देखा जा रहा है, और बीजिंग के लिए यह किसी तरह की चिंता का विषय है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। मैं दोनों बातें रखना चाहूंगा कि चाइना जो है वो इस मुलाकात को भारत की एक चतुर कूटनीति और संतुलन नीति के रूप में देख रहा है कि जो भारत है वो ना तो अमेरिका के दबाव में, पश्चिम के दबाव में है, और यानी कि भारत की जो कूटनीति है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। जो भारत के जो इंटरेस्ट में होता है भारत वो करता है। तो उससे ये पता लगता है। अगर मैं यहाँ के ऑनलाइन डिस्कोर्स की बात करूँ, चाइना के डिस्कोर्स में, तो इस विजिट को 2 लेयर में देखा जा रहा है। एक लेयर में तो ये देखा जा रहा है कि हाँ, 2 बड़े देश के जो शीर्ष नेता है उनकी मुलाकात हो रही है, तो उसको इस तरीके से देखा जा रहा है। दूसरा जो लेयर, जो भीतरी उसका जो है, उसको ये तरीके से देख रहा है कि ये एक ऊर्जा डील के रूप में देखा जा रहा है, जो हाईटेक जो हथियार है उसकी डील के रूप में देखा जा रहा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डील में, और कि इनके जरिए भारत जो है वो अपनी सामरिक क्षमता जो है वो बढ़ा रहा है, तो उसके उस कदम के रूप में देखा जा रहा है।
और एक ये भी है कि कहीं ना कहीं चाइना को इस बात को लेकर आप चिंता शब्द का जी। इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये है कि रशिया जो है वो भारत को SU-57 जो फाइटर जेट है, वो S-500 एयर डिफेंस हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे सिस्टम को वो कितनी गहराई से ऑफर करेगा। तो ये चाइना इसको देखने की बड़ी दिलचस्पी है चाइना को इस समय। तो चाइना देख रहा है ये चीज। तो इस समय चाइना ने वेट एंड वॉच की एक रणनीति अपना रखी है, और ना तो वो खुलकर किसी बात को बता रहा है, ना ही कोई विरोध कर रहा है, जी। ना ही खुशफहमी है, कुछ नहीं है, जस्ट एक वेट एंड वॉच वाली रणनीति है उसकी। और एक ये भी बात है कि कहीं ना कहीं चाइना इस चीज को स्वीकार भी कर रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो चाइना का बेहद खास साझेदार है। और फिर ये भी है कि जो आज का जो समय में जो ट्रम्प युग में जो दबाव है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, उसके बीच में बीजिंग जो है वो रशिया और भारत को करीब आते हुए कहीं ना कहीं स्वीकार वो उसको करना पड़ेगा, और वो स्वीकार कर भी रहा है। तो मेरा ये मानना है कि चाइना जो है वो इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है, ठीक। और वो अभी खुलकर कुछ नहीं कह रहा, ना तो वो कोई विरोध के वे में कुछ बोल रहा है, ना उसको पक्ष में इस तरीके से। तो वो सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से उसको उस तरीके से ले रहा भी। बिल्कुल, शायद माना जा रहा है कि जब यहाँ पर समझौतों पर ऑफिशियल तौर पर, औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट हो जाएगा कौन कौन से वो समझौते रहे, कौन कौन से बड़े वो तोहफे रहे जो रूस की तरफ से भारत को दिए गए, शायद उसके बाद चाइना कुछ बोल पाए। ऐसे में टीपी त्यागी जो आपके पास एक बार फिर से आते हुए, सर अब भारत क्या किसी ब्रिज का काम आने वाले समय के लिए कर सकता है एशिया और पश्चिम देशों के बीच में? जी, कर सकता है, नहीं करना प्रारंभ कर दिया है। आप जी। गौर फरमाइए कि हाँ। जब पुतिन चाइना गए तो उन्होंने आते समय कहा कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप न्यू इरा का मतलब हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जी। इसकी वानगी देखने को मिली जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई। ब्रिक्स मीन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जी। उसमें ये कहा गया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बगैर हिंदुस्तान के तो हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है। लिहाजा चाइना को कहा गया कि आप तुरंत हिंदुस्तान के साथ अपना बॉर्डर डिस्प्यूट डाइल्यूट करो। 24 घंटे पहले उस मीटिंग से डेप्सांग और ड्रेमचौक में बॉर्डर डिस्प्यूट डाइल्यूट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और उसके बाद फिर एससीओ की मीटिंग जिसमें पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते दिखे, और अब पुतिन का हिंदुस्तान आना। अब ये तो एक बात हो गई कि हिंदुस्तान इसमें पहले से इंटरेस्ट ले रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में और न्यू ब्रिक्स करेंसी में, जिसका प्रारंभ रशिया और इंडिया से तो हो भी चुका है। लेकिन मैं अब एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये कि नंबरों से नहीं देखा जाता जी। आप मुझे ये बताइए, यूरोपियन यूनियन में जो देश है उनकी संख्या है 65 करोड़ लोग, और अमेरिका में जो है उनकी संख्या है 35 करोड़ लोग, और रशिया में जो है उनकी संख्या है 15 करोड़ लोग। अब वो 65 करोड़ लोग गिड़गिड़ा रहे हैं अमेरिका के 35 करोड़ लोगों के सामने कि हमें इन 15 करोड़ लोगों से बचा लो। तो लिहाजा संख्या मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज द विल, व्हाट मैटर्स इज द मैन, व्हाट मैटर्स इज द पॉलिसी। और वो पॉलिसी अब हिंदुस्तान और रशिया के अंदर स्ट्रॉन्ग हो रही है। अमेरिका चाहे या ना चाहे, चाइना देखे या ना देखे, लेकिन एक बदलाव आया है। अब वो पुराना वाला हिंदुस्तान भी नहीं रहा है, चाहे कोई सा क्षेत्र हो। और यही कारण है कि दुनिया के बड़े देशों की मजबूरी है कि वो अपने राइट हैंड में हिंदुस्तान को रखे। अमेरिका के लिए भी अगर ऐसा ना रहा होता तो अभी हाल ही में जब ये विजिट चल रही है कि शायद उसी के दौरान अमेरिका ने एक सी हेलीकॉप्टर दिया है हिंदुस्तान के लिए। मीन्स कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है अब उसको चेंज करने में हिंदुस्तान का हाथ होगा, ना कि ये कि हर चीज में अमेरिका की दादागिरी शामिल हो। और यही हम कह रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड। और यही बात पुतिन ने भी कही है मोदी जी के बारे में कि मोदी जी जो है वो सबके साथ समन्वय करते हैं, दबाव में नहीं आते हैं, लेकिन खास बात ये है कि वो स्थिति को टकराव वाली स्थिति में भी नहीं आने देते। तो आई कंसीडर इट इज ए गुड डे, गुड फ्यूचर फॉर इंडिया।
बिल्कुल, और शायद वो ब्रिज की जो भूमिका भारत निभा रहा है तो एक बहुत बड़ा जो इतिहास है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। भूषण दीवान जी, आपके पास आते हुए सर, क्या जो भारत की विदेश नीति है सर, उसके चर्चे अमूमन तौर पर हर बार होते रहे हैं, तो जो भारत की विदेश नीति है क्या ये मानकर चला जाए कि वो वेस्ट से ज्यादा अब एशिया ओरिएंटेड हो रही है? नहीं, क्षमा करें ऋतु जी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है हमने उनसे भी डील करना है, उनसे भी डील करना है। अमेरिका की कई चीजों में बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, पर अप्रोच कहाँ आ रही? इमोशनल बॉन्डिंग में। कोई डंडे से फंसाना चाहता है हमें, कोई प्यार से, साम दाम दंड भेद। रशिया तो प्यार से करना चाहता है और अमेरिका टैरिफ 50% लगाने के चक्कर में है। पर देर सवेर अमेरिका अपने रास्ते पे आएगा। 1990 में यूएसएसआर टूटा। यूएसएसआर को तोड़ने के लिए अमेरिका ने रूस चीन के साथ गलबैयां की, निक्सन और किसिंजर आए। सेम वे आज की डेट में अगर अमेरिका ने चीन की लाइन छोटी करनी है बिना भारत के, वो कर नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता है। देर सवेर डंडे की अप्रोच हटानी पड़ेगी उनको। टैरिफ का पनिशमेंट, टैरिफ बॉम्ब छोड़ने पड़ेंगे, हमारे पास आएंगे वो। और सवाल ये है, हम भी जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात आ रही है, सामरिक स्वतंत्रता की जो बात आ रही है, ये आर्मामेंट में भी है। F-35 देते हैं तो उसमें ब्लैक बॉक्स सॉफ्टवेयर देते हैं, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। हमको यूज मत करो वॉर में, और रशिया ऐसा नहीं करता है। और सामरिक स्वतंत्रता क्या है? अभी आप देखें, रूस और चीन तो पार्टनर है, पर रूस जो है यूरोप से अभी 36 का आंकड़ा है। चीन जो है बराबर नेटो यूरोप कंट्री से घुल मिल रहा है। रशिया लॉस इज चाइनाज गेन। यदि रशिया चाइना का पार्टनर है तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो ये आगे बढ़ेगा। इसलिए कोई स्टेशन, हाँ, लुक ईस्ट तो बहुत पुरानी पॉलिसी हमारी है। अगर ग्लोबल पावर बनने के रास्ते पे हमें किसी को छोड़ना नहीं है, सबके साथ चलना है। अगर रशिया हर एक से डील कर सकता है तो हर ग्लोबल पावर को, हर से, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो, कम्युनिस्ट कंट्री हो, नेटो हो, अफ्रीका हो, सबसे हमने डील करना है। ये नहीं हम एक ही पाले में कोई शादी नहीं करनी, हमने एक ही पाले में आने वाली बात नहीं है। और यही चीज रंग लाएगी, और यही रूस को भी और अमेरिका को भी मानना पड़ेगा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है। अब चूंकि देखिए, अब इस दोस्ती के बाद अब किस तरह से नया अध्याय लिखा जाना है, उस पर हर किसी का यहाँ पर ध्यान, जो नजरें हैं वो टिकी हुई है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी इंतजार यही किया जा रहा है जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो उस दौरान क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।